हैरी पॉटर और आग का प्याला चैप्टर 5 वीजली भाइयों की जादूगरी की दुकान। हैरी तेजी से गोल गोल घूमता रहा। उसने अपनी कोहनियाँ अपने बगल में चिपका रखी थी। उसके पास से धुंधली अंगीठियाँ गुजरती जा रही थी। फिर उसे चक्कर आने लगे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब आखिरकार उसे लगा कि रफ्तार धीमी होने लगी है तो उसने आंखें खोल ली। ये अच्छा रहा, वरना वो वीजली परिवार की अंगीठी से मुंह के बल नीचे गिरता। समय रहते उसने हाथ टेक लिए, जिससे गिरने पर उसे चोट नहीं लगी। फ्रेड ने हैरी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और रोमांच से पूछा, उसने चॉकलेट खा ली? हाँ, हैरी खड़े होते हुए बोला। क्या चीज़ थी वो? टनाटन टॉफी। फ्रेड ने उत्साह से कहा, जॉर्ज, मैंने उसका फॉर्मूला तैयार किया है। हम पूरी छुट्टियों किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जिस पर उसका प्रयोग करके आजमा सके। छोटा सा किचन ठहाकों में गूंज गया। हैरी ने चारों तरफ देखा। रॉन और जॉर्ज लकड़ी की एक जर्जर टेबल के पास बैठे थे। उनके पास लाल बाल वाले दो और लोग बैठे थे। हालांकि हैरी ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, पर वो समझ गया कि वो कौन हो सकते हैं। वो दोनों रॉन के सबसे बड़े भाई बिल और चार्ली हो सकते हैं। कैसे हो हैरी? उनमें से पास वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उससे हाथ मिलाते समय हैरी को अपनी उंगलियों के नीचे फोड़ों और गठानों का एहसास हुआ। ये चार्ली होगा, जो रोमानिया में ड्रैगन्स को संभालने का काम करता था। चार्ली का डील डॉल जुड़वा वीजली भाइयों की तरह था। वो पर्सी या रॉन की तरह लंबा छरहरा नहीं था, बल्कि नाटा और सुडौल था। उसका चेहरा चौड़ा और हंसमुख था, जिस पर मौसम के थपेड़ों के निशान थे। उसका चेहरा इतना चकत्तेदार था कि लगभग भूरा दिख रहा था। उसकी बाहें मांसपेशियों से भरी थी और उनमें से एक पर जलने का एक बड़ा चमकदार निशान दिख रहा था। बिल भी मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसने भी हैरी से हाथ मिलाया। हैरी बिल को देखकर तो हैरान ही रह गया। हैरी जानता था कि वो जादूगरों के बैंक ग्रिंगॉट्स में काम करता है और हॉगवर्ट्स का हेड बॉय रह चुका है। हैरी की कल्पना थी कि बिल पर्सी जैसा होगा, नियम तोड़ने के बारे में चेतावनी देने वाला और अपने आसपास के सभी लोगों पर रौब जमाने वाला। पर बिल बहुत ही शानदार था। उसके लिए इससे ज़्यादा उपयुक्त शब्द शायद नहीं हो सकता। वो लंबा था और उसके बाल भी लंबे थे, जिन्हें उसने पीछे पोनीटेल में बांध रखा था। वो कान में एक बाली पहनता था जिसमें एक जहरीला दांत लटक रहा था। उसके कपड़े किसी डिस्को में बिल्कुल अजीब नहीं लगते। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके जूते चमड़े से नहीं, ड्रैगन की खाल से बने थे। इससे पहले उनमें से कोई कुछ और कह पाता, एक हल्की आवाज़ आई और मिस्टर वीजली जॉर्ज के कंधे पर प्रकट हो गए। हैरी ने पहले कभी उन्हें इतना गुस्से में नहीं देखा था। फ्रेड, तुमने जो किया बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं था, वो चिल्लाए। आखिर तुमने उस मगलू बच्चे को क्या दे दिया था? मैंने उसे कुछ नहीं दिया था, फ्रेड ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो बस ट्रॉफी गिराई थी। ये उसकी गलती थी कि उसने टॉफी उठा के खा ली। मैंने तो उसे ऐसा करने को नहीं कहा था। तुमने टॉफी जानबूझकर गिराई थी, मिस्टर वीजली गरजे। तुम जानते थे कि वो डाइटिंग पर है, तुम जानते थे वो उसे खा लेगा। उसकी जीभ कितनी लंबी हुई थी डैडी? जब तक उसके मम्मी डैडी मुझे ठीक करने देते, 4 फुट लंबी। हैरी और वीजली भाई दोबारा हंसने लगे। हंसने की बात नहीं है, मिस्टर वीजली चिल्लाए। इस तरह की हरकतों से जादूगर मगलू संबंधों पर बुरा असर पड़ता है। मैंने अपनी आधी जिंदगी मगलुओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ संघर्ष करने में बिताई और मेरे ही बेटे। फ्रेड ने गुस्से से कहा। डैड, हमने उसे मगलू मानकर ऐसा नहीं किया था। नहीं, हमने तो इसलिए ऐसा किया था क्योंकि वो दूसरों को सताता है, जॉर्ज बोला। है ना हैरी? हैरी गंभीरता से बोला। हाँ, ये सही कह रहा है मिस्टर वीजली। बात वो नहीं है, मिस्टर वीजली गुस्से से बोले। जरा ठहरो, मैं तुम्हारी मम्मी को बताता हूँ। मुझे क्या बताने वाले हो आर्थर? उनके पीछे से एक आवाज़ आई। मिसेस वीजली अभी अभी किचन में दाखिल हुई थी। वो नाटी और मोटी थी। उनका चेहरा बहुत दयालु था, लेकिन इस समय उनकी आंखें शंका के कारण सिकुड़ी हुई थी। ओह हेलो हैरी बेटा, उन्होंने हैरी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उनकी आंखें अपने पति की तरफ लौट गई। मुझे क्या बताने वाले थे आर्थर? मिस्टर वीजली झिझके। हैरी जानता था कि चाहे वह फ्रेड और जॉर्ज से कितना ही गुस्सा हो, पर दरअसल वो मिसेस वीजली को कुछ नहीं बताना चाहते थे। खामोशी छाई रही और मिस्टर वीजली घबराकर अपनी पत्नी को देखते रहे। फिर मिसेस वीजली के पीछे किचन के दरवाजे पर 2 लड़कियां नजर आई। एक के गुच्छेदार भूरे बाल थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। वो हैरी और रॉन की दोस्त हरमाइनी थी। छोटी और लाल बालों वाली दूसरी लड़की रॉन की छोटी बहन जिनी थी। दोनों ही हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराई और हैरी भी जवाब में मुस्कुराया। इससे जिनी का चेहरा लाल पड़ गया। जब हैरी पहली बार उनके घर आया था, तब से वो हैरी की दीवानी थी। मिसेस वीजली ने खतरनाक अंदाज में पूछा, मुझे क्या बताने वाले थे आर्थर? कुछ नहीं मौलिक, मिस्टर वीजली बुदबुदाए। फ्रेड और जॉर्ज ने लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है। क्या किया उन्होंने इस बार? मिसेस वीजली बोली। अगर इसका संबंध वीजली भाइयों की जादूगरों की दुकान से है तो?
हरमाइनी ने दरवाजे से कहा। रॉन, तुम हैरी को ये क्यों नहीं बताते कि वो सोएगा कहाँ? वो जानता है वो कहाँ सोएगा, रॉन ने कहा। मेरे कमरे में, जहाँ वो पिछली बार सोया था। हाँ, तो सब वहीं चलते हैं ना, हरमाइनी ने जोर देकर कहा। रॉन उसका इशारा समझते बोला। ओह हाँ, जॉर्ज ने जल्दी से कहा। हाँ, हम भी चलते हैं, तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहो, मिसेस बीजले ने गुर्राते हुए कहा। हैरी और रॉन किचन से बाहर निकल आए। फिर वो हरमाइनी और जिनी के साथ हॉल से होते हुए जर्जर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, जो टेढ़ी मेढ़ी ऊपर के मंजिलों की तरफ जाती थी। हैरी ने ऊपर चढ़ते हुए पूछा, ये वीजली भाइयों की जादूगरी की दुकान क्या है? रॉन और जिनी दोनों हंस दिए, पर हरमाइनी गंभीर बनी रही। मम्मी जब फ्रेड के और जॉर्ज के कमरे की सफाई कर रही थी तो उन्हें बहुत से ऑर्डर फॉर्म्स मिले, रॉन ने धीरे से कहा। उनमें उन सामानों की लंबी सूची जिनका उन्होंने आविष्कार किया, मजाकिया सामान, नकली छड़ियाँ, चालबाजी भरी मिठाइयाँ, बहुत सा सामान। सारी चीज़ें कमाल की थी, मुझे पता ही नहीं चला उन्होंने ये आविष्कार कब कर लिए। जीनी बोली। हमें परसों से उनके कमरों में धमाके की आवाज़ें सुनाई देती थी, पर हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोई आविष्कार कर रहे होंगे। हमें तो लगता था कि उन्हें धमाकों की आवाज़ें पसंद है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ज़्यादातर सामान, दरअसल पूरा सामान, थोड़ा खतरनाक है, रॉन बोला। और जानते हो, वो लोग इस सामान को हॉगवर्ट्स में बेचकर पैसे कमाने की योजना बना रहे थे। ये पता चलते ही मम्मी उन पर बरस पड़ी। मम्मी ने बता दिया कि भविष्य में इस तरह का सामान बनाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। मम्मी ने सारे ऑर्डर फॉर्म्स जला दिए। वो पहले से उन पर गुस्सा थी, उन्हें तो उतने OWL में ही नहीं मिले थे जितने मम्मी को उम्मीद थी, इसलिए। OWL सामान्य जादूगरी स्तर के ग्रेड थे जिनकी परीक्षा हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी 15 साल की उम्र में अपने 5th ईयर में देते थे। और फिर एक मुद्दा ये भी था, जीनी बोली। मम्मी चाहती है कि वो डैडी की तरह जादू मंत्रालय में नौकरी करे, लेकिन उन्होंने मम्मी को साफ शब्दों में कह दिया कि वो जोक शॉप यानी जादूगरी के रोचक सामानों की दुकान खोलना चाहते हैं। तभी दूसरी मंजिल का एक दरवाज़ा खुला और सींग के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक चिड़चिड़ा चेहरा नजर आया। हैरी बोला, हाय पर्सी। ओह हेलो हैरी, पर्सी बोला। मैं सोच रहा था इतना शोर कौन मचा रहा है, मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, मुझे ऑफिस की एक रिपोर्ट पूरी करनी है और जब लोग सीढ़ियों पर धम धम करते हुए चढ़ते हैं ढंग से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम धम धम नहीं कर रहे थे, रॉन ने चिढ़कर कहा। हम चल रहे थे, और अगर जादू मंत्रालय के गोपनीय कामों में हमने बाधा डाल दी हो तो हमें माफ़ कर देना भाई। हैरी ने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग के लिए एक नई रिपोर्ट बना रहा हूँ, पर्सी ने गर्व से कहा। हम कढ़ाइयों की न्यूनतम मोटाई तय करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश से आयात होने वाली कुछ कढ़ाइयाँ बहुत पतली है। कढ़ाइयों से द्रव रिसने की घटनाएं हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। ओ, तुम्हारी रिपोर्ट से तो दुनिया बदल जाएगी, रॉन बोला। मुझे उम्मीद है कि कढ़ाइयों के रिसने की खबर तो दैनिक जादूगर के पहले पन्ने पर छपेगी। पर्सी का चेहरा थोड़ा गुलाबी पड़ गया। तुम जितनी भी हंसी उड़ा लो रॉन, उसने जोश से कहा, लेकिन जब तक किसी तरह का अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बनता तब तक बाजार में घटिया और पतली तड़ी वाली कढ़ाइयाँ आती रहेगी। ये बहुत बड़ा खतरा है। हाँ हाँ ठीक है, रॉन बोला और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। पर्सी ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर लिया। जब हैरी, हरमाइनी और जीनी रॉन के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़े तो नीचे किचन से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वीजली ने अपनी पत्नी को टनाटन टॉफ़ियों के बारे में बता दिया था। रॉन मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में सोता था। ये काफ़ी कुछ वैसी हालत में था जैसा हैरी ने पिछली बार देखा था। रॉन की प्रिय क्विडिच टीम चडले कैनन्स के वही पोस्टर दीवारों पर लगे थे। खिड़की की चौखट पर मछलियों का टैंक रखा था, जिसमें पिछली बार तो मेंढक के अंडे थे, पर अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेंढक दिख रहा था। रॉन का बूढ़ा चूहा स्कैबर्स अब वहाँ नहीं था, पर उसकी जगह एक छोटा भूरा उल्लू आ गया था, जिसने रॉन की चिट्ठी प्राइवेट ड्राइव में हैरी तक पहुँचाई थी। वो एक छोटे पिंजरे में ऊपर नीचे कूद रहा था और चीखे जा रहा था। चुप करो पिग, रॉन बोला। कमरे में 4 बिस्तर आसपास लगे हुए थे, जिसके बीच से गुजरते हुए रॉन ने हैरी से कहा, फ्रेड और जॉर्ज भी हमारे साथ यही सोएंगे क्योंकि बिल और चार्ली उनके कमरे में ठहरे हुए। पर्सी अपने कमरे में किसी को सोने नहीं देगा क्योंकि उसे काम करना है। हैरी ने रॉन से पूछा, तुम उस उल्लू को पिग क्यों कहते हो? क्योंकि वो मूर्ख है। वैसे उसका नाम पिगविजन है। हाँ, और पिगविजन कोई मूर्खतापूर्ण नाम तो नहीं है, रॉन ने व्यंग से कहा। फिर उसने हैरी को बताया, जीनी ने इसका नाम पिग रखा था। मैंने इसे बदलने की कोशिश भी की, पर देर हो चुकी थी। वो किसी दूसरे नाम पर जवाब ही नहीं देता, इसलिए अब उसका नाम पिग है। मुझे वहाँ इसे ऊपर रखना पड़ता है क्योंकि उसकी हरकतों के कारण एरल और हरमीज उससे चिढ़ते हैं। सच कहूँ तो मैं भी चिढ़ता हूँ। पिगविजन खुशी से अपने पिंजरे में चारों तरफ उड़ता रहा और सीटियाँ मारता रहा। हैरी रॉन को अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया।
रॉन अपने बूढ़े चूहे स्कैबर्स के बारे में भी लगातार यही सब कहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हरमाइनी के बिल्ले क्रुकशैंक्स ने शायद उसे खा लिया है, तो वो बहुत परेशान हो गया था। हैरी ने हरमाइनी से पूछा, क्रुकशैंक्स कहाँ है? हरमाइनी ने कहा, बाहर बगीचे में होगा, वो बॉनो का पीछा कर रहा है, उसे बड़ा मजा आ रहा है, शायद उसने पहले कभी बॉने देखे ही नहीं थे। और पर्सी नौकरी के मजे ले रहा है ना? हैरी ने एक बिस्तर पर बैठते हुए कहा और दीवार पर लगे पोस्टर में चडली कैनन्स के खिलाड़ियों को अंदर बाहर आते जाते हुए देखने लगा। मजे ले रहा है, रॉन ने रहस्यमय अंदाज में कहा। मुझे लगता है अगर डैडी उसे पकड़कर जबरदस्ती घर ना लाए तो वो घर भी नहीं आएगा, पगला चुका है। अपने बॉस, उसके बॉस के बारे में कोई बात मत छेड़ना। मिस्टर क्राउच के अनुसार, जैसा कि मिस्टर क्राउच से कहा, जैसा कि मैंने मिस्टर क्राउच को बताया, मिस्टर क्राउच की राय है, मिस्टर क्राउच मुझे बता रहे थे, ऐसा लगता है कि पर्सी मिस्टर क्राउच का दीवाना हो गया है और किसी भी दिन उनके साथ सगाई की घोषणा कर देगा। और तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कैसी बीती हैरी? हरमाइनी ने पूछा। हमारा भेजा हुआ खाने पीने का सामान मिला? तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन केक्स की बदौलत ही तो मैं जिंदा रह पाया हूँ। और क्या तुम्हें उसकी कोई खबर मिली? रॉन पूछने लगा, लेकिन हरमाइनी ने आंख के इशारे से उसे चुप कर दिया। हैरी जानता था कि रॉन सीरियस के बारे में पूछने वाला था। सीरियस को जादू मंत्रालय से बचाने में रॉन और हरमाइनी ने पूरी मदद की थी, और हैरी के गॉडफादर के बारे में वो भी हैरी जितने ही चिंतित थे। बहरहाल जिनी के सामने उसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं था। सिर्फ वो तीनों और डम्बलडोर ही जानते थे कि सीरियस कैसे भागा था। सिर्फ उन्हें ही उसकी बेगुनाही पर यकीन था। मुझे लगता है अब उन लोगों की बहस खत्म हो गई है, हरमाइनी ने अजीब सी खामोशी तोड़ते हुए कहा, क्योंकि जिनी जिज्ञासा से कभी रॉन तो कभी हैरी को देख रही थी। नीचे चलकर डिनर में तुम्हारी मम्मी की मदद करें? हाँ ठीक है, रॉन बोला। वो चारों रॉन के कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरे। मिसेस वीजली किचन में अकेली थी। वो बहुत बुरे मूड में दिख रही थी। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो मिसेस वीजली बोली, हम बाहर बगीचे में खाना खाएंगे, अंदर 11 लोगों के लिए जगह नहीं है। लड़कियों, तुम लोग प्लेट्स ले जाओ, बिल और चार्ली टेबल लगा रहे हैं। फिर वो रॉन और हैरी को देखकर बोली, और तुम दोनों छुरी कांटे ले आओ। इसके बाद उन्होंने सिंक में रखे आलूओं की तरफ छड़ी लहराई। गुस्से के कारण छड़ी थोड़ी तेज लहरा दी थी। नतीजा ये हुआ कि आलू इतनी तेजी से उछले कि दीवारों और छत से टकराकर गिर गए। ओह भगवान! उन्होंने अपनी छड़ी एक तश्तरी की दिशा में लहराई, जो फर्श पर फिसलती हुई आलूओं को समेटने लगी। उन्होंने अलमारी में से बर्तन निकाले और गुस्से में बोली, ये दोनों। हैरी समझ गया कि वो फ्रेड और जॉर्ज के बारे में बोल रही थी। क्या पता उनका क्या होगा, जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं चाहते, बस ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। उन्होंने तांबे के एक बड़े सॉस पैन को किचन की टेबल पर पटक दिया और अपनी छड़ी हिलाने लगी। छड़ी की नोक से क्रीमी सॉस बाहर निकली। ऐसा नहीं है कि उनमें दिमाग नहीं है, उन्होंने चिढ़ते हुए कहा और सॉस पैन को स्टोव पर रख दिया। फिर उन्होंने छड़ी को झटका देकर स्टोव चालू किया। लेकिन वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो सही रास्ते पर आ जा नहीं आए तो मुश्किल में फंस जाएंगे। मुझे उन दोनों के बारे में हॉगवर्ट्स से जितने शिकायती उल्लू आए हैं, बाकी भाई बहनों के मिलाकर भी उतने नहीं आए। अगर वो इसी दिशा में चलते रहे तो किसी दिन जादू के अनुचित प्रयोग के ऑफिस में उन पर मुकदमा चलना तो तय है। मिसेस वीजली ने अपनी छड़ी छुरी कांटों के ड्रॉर की तरफ हिलाई, जो फौरन खुल गया। हैरी और रॉन दोनों रास्ते से हट गए, क्योंकि कई छुरियां ड्रॉर में से उड़कर निकलने लगी और उन आलूओं को काटने लगी जिन्हें तश्तरी में समेटकर दोबारा सिंक में पहुंचा दिया गया था। मैं नहीं जानती कि हमसे उनकी परवरिश में गलती कहाँ हो गई। मिसेस वीजली ने छड़ी रख दी। वो और ज़्यादा सॉस पैन निकालने लगी। बरसों से यही हो रहा है, एक के बाद एक गलत काम करते जा रहे, हमारी बात सुनते नहीं। ओ दोबारा वही हो गया। उन्होंने इस बीच टेबल से छड़ी उठा ली थी, लेकिन उसे उठाते ही उसमें धमाका हुआ और वो रबड़ के एक बड़े चूहे में बदल गई। फिर नकली छड़ी, वो चिल्लाई। मैंने उन दोनों से कितनी बार कहा अपनी नकली छड़ियां यहाँ वहां ना छोड़ा करे। उन्होंने अपनी असली छड़ी उठाई। मुड़ने पर उन्होंने देखा कि सॉस में से धुआं निकलने लगा है। रॉन ने खुले ड्रॉर में जल्दी से छुरे कांटे हाथ में भरते हुए हैरी से कहा, चलो हम चल के बिल और चार्ली की मदद करते हैं। वो मिसेस वीजली के पास से होते हुए पीछे वाले दरवाजे से निकलकर अहाते में चल दिए। अभी कुछ ही कदम चले थे तभी हरमाइनी का नारंगी भूरे बालों वाला बिल्ला क्रुकशैंक्स बगीचे से भागता हुआ आया। बोतल साफ करने के ब्रश जैसी उसकी पूंछ हवा में तनी हुई थी और वो उस चीज़ के पीछे भाग रहा था जो मिट्टी में सने आलू जैसी दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उस आलू में पैर लगे हों। हैरी ने पहचान लिया कि ये एक बौना है। वो मुश्किल से 10 इंच ही लंबा होगा। उसके सींगदार छोटे पैर बहुत तेजी से अहाते के पार भाग रहे थे। आखिरकार वो दरवाजे के पास रखे एक वेलिंगटन बूट में सिर के बल कूद गया। जब क्रुकशैंक्स ने पंजा बूट में डालकर उसे पकड़ने की कोशिश की तो बौना पागलों की तरह खिलखिलाने लगा।
उसी समय मकान की दूसरी तरफ किसी चीज़ के टकराने की तेज़ आवाज़ आई। जैसे ही वो बगीचे में दाखिल हुए, उन्हें पता चल गया कि आवाज़ कहाँ से आई थी। उन्होंने देखा कि बिल और चार्ली ने छड़ियाँ निकाल रखी थी और वो दो टूटी हुई पुरानी टेबल्स को लॉन के ऊपर हवा में उड़ा रहे थे। वो एक दूसरे की टेबल को ज़मीन पर गिराने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज तालियां बजा रहे थे। जीनी हंस रही थी और हरमाइनी बागड़ के पास मंडराते हुए सोच रही थी कि खुश हो या सीरियस बनी रहे। बिल की टेबल ने एक जोरदार धमाके के साथ चार्ली की टेबल का एक पाया तोड़ दिया। तभी ऊपर से एक आवाज़ आई। सब ने देखा कि पर्सी का सिर दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर झांक रहा है। वो चीखा, तुम लोग इन्हें नीचे करो। सॉरी पर्स, बिल ने मुस्कुराते हुए कहा। कढ़ाइयों के क्या हाल चाल है? बहुत बुरे, उसने चिढ़कर कहा और खिड़की धड़ाम से बंद कर ली। बिल और चार्ली ने हंसते हुए टेबलों को घास पर सुरक्षित उतार लिया। फिर बिल ने छड़ी लहराकर टूटे हुए पाए को जोड़ दिया और जादू का इस्तेमाल करके हवा में से टेबल क्लॉथ उत्पन्न कर दिए। 7 बजे तक दोनों टेबल्स पर मिसेस वीजली का बनाया हुआ बेहतरीन खाना लग चुका था। जब वीजली परिवार के 9 सदस्य हैरी और हरमाइनी गहरे नीले साफ आसमान के नीचे खाने के लिए बैठे, तो टेबल्स बर्तनों के बोझ से करा रही थी। जिस लड़के ने गर्मी भर बासी केक खाकर पेट भरा हो, उसके लिए ये डिनर स्वर्ग के भोजन से कम नहीं था। पहले तो हैरी बोलने के बजाय सुनता रहा, क्योंकि वो चिकन और हैम पाए, उबले आलू और सलाद खाने में जुटा था। टेबल के एकदम दूसरे छोर पर पर्सी अपने डैडी को कढ़ाइयों की तली के बारे में बता रहा था। मैंने मिस्टर क्राउच से कहा था कि मैं इसे मंगलवार तक तैयार कर दूंगा, पर्सी गर्व से कह रहा था। उन्हें इस काम की इतनी जल्दी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं फटाफट काम करने में यकीन रखता हूँ। मुझे लगता है अगर मैं इसे समय पर कर दूंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है, इस समय हमारे विभाग में व्यस्तता चल रही, सब लोग वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे हैं। हमें जादुई खेल विभाग से ज़्यादा मदद नहीं मिल रही। लूडो बैगमैन, मुझे लूडो पसंद है, मिस्टर वीजली धीरे से बोले। उसी ने हमें वर्ल्ड कप के इतने अच्छे टिकट्स दिलवाए हैं। मैंने एक बार उनकी मदद की थी, जिसके बदले में उन्होंने हमारा ये काम किया है। एक बार उसका भाई ऑटो थोड़ी मुश्किल में पड़ गया था। उसकी लॉन तराशने वाली मशीन में जादुई शक्तियाँ थी। मैंने सारे मामले को रफा दफा कर दिया था। ओ, बैगमैन को पसंद तो किया जा सकता है, पर्सी ने उनकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि वो विभाग के मुखिया कैसे बन गए। जब मैं उनकी तुलना मिस्टर क्राउच से करता हूँ, अगर हमारे विभाग का कोई व्यक्ति लापता हो जाए तो मिस्टर क्राउच उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। आप जानते हैं, बर्था जॉर्किंस 1 महीने से लापता है। वो छुट्टियां मनाने अल्बानिया गई थी और अब तक नहीं लौटी है। हाँ, मैंने लूडो से उसके बारे में पूछा था, मिस्टर वीजली ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। लूडो का कहना है कि बर्था पहले भी लापता हो चुकी है। अगर मेरे विभाग के किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता तो मैं चिंता ज़रूर करता। सब जानते हैं कि बर्था कभी सुधर नहीं सकती, पर्सी ने कहा। मैंने सुना है कि वो बरसों से एक विभाग से दूसरे में धक्के ही खा रही है। वो जितना काम नहीं करती उससे ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करती है। लेकिन फिर भी बैकबेन को उसका पता लगाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। मिस्टर क्राउच इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी ले रहे हैं। आप जानते हैं, वो हमारे विभाग में काम कर चुकी है और मुझे लगता है कि मिस्टर क्राउच उसे पसंद करते थे। लेकिन बैगमैन उनकी बात को हंसी में उड़ा कर कहते हैं कि उसने नक्शा गलत पढ़ लिया होगा और अल्बानिया की जगह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई होगी। पर पर्सी ने एक जोरदार आह भरी और एल्डर फ्लावर वाइन का एक लंबा घूंट लिया। अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग में हमारे पास बहुत काम है। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम दूसरे विभागों के लोगों को तलाश करते फिरें। जैसा कि आपको मालूम है, वर्ल्ड कप के बाद हमें एक और बड़ा आयोजन करना है। उसने खास अंदाज में गला साफ किया और टेबल के दूसरे सिरे की तरफ देखा, जहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी बैठे थे। आप जानते हैं ना मैं किस आयोजन की बात कर रहा हूँ डैडी? उसने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली। बहुत ही खुफिया बात है, रॉन ने अपनी आंखें गोल घुमाकर हैरी और हरमाइनी से कहा। जब से उसने नौकरी शुरू की है तब से चाहता है हम उससे पूछें कि कौन सा आयोजन होने वाला है। शायद मोटी तली वाली कढ़ाइयों की प्रदर्शनी लग रही होगी। टेबल के बीच वाले हिस्से में मिसेस वीजली बिल के कान की बाली के बारे में बहस कर रही थी, जो उसने हाल ही में पहननी शुरू की थी। बिल, इस पर जो जहरीला दांत लटक रहा है उसके बारे में बैंक के लोग क्या कहते हैं? मम्मी, जब तक मैं बैंक के लिए कमाई करता रहूं तब तक किसी को मेरे हुलिये की परवाह नहीं है। और तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए हैं? मिसेस वीजली ने अपनी छड़ी को प्यार से सहलाते हुए कहा। तुम कहो, मम्मी, अभी इन्हें छोटा कर देती हूँ। मुझे तो ऐसे ही बाल पसंद है, जीनी बोली, जो बिल के पास बैठी थी। मम्मी, कितने पुराने जमाने की हो। वैसे भी बिल के बाल डम्बलडोर जितने लंबे तो नहीं है। मिसेस वीजली के पास बैठे फ्रेड, जॉर्ज और चार्ली वर्ल्ड कप के बारे में उत्साह से बात कर रहे थे। आयरलैंड ही जीतेगा, चार्ली ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि उसके मुंह में आलू भरा था। सेमीफाइनल में आयरलैंड ने पेरू को बुरी तरह धो डाला था, फ्रेड बोला। वैसे बल्गेरिया की टीम में विक्टर क्रम है, चार्ली ने जवाब दिया। हाँ जानता हूँ, लेकिन बल्गेरिया के पास क्रम ही एक अच्छा खिलाड़ी है।
आयरलैंड के सातों खिलाड़ी अच्छे हैं, काश इंग्लैंड फाइनल में पहुंचता। इंग्लैंड की हार बड़ी शर्मनाक थी, है ना? क्या हुआ था? हैरी ने उत्साह से पूछा। वो पछता रहा था कि प्राइवेट ड्राइव में फंसे रहने के कारण उसका जादूगरों की दुनिया से नाता टूट चुका था। इतना पछतावा उसे कभी नहीं हुआ था। हैरी क्विडिच का दीवाना था। हॉगवर्ट्स में अपने पहले ही साल में वो गरुड़द्वार हाउस की टीम का खोजी बन गया था। उसके पास अब एक फायर बोल्ट भी थी, जो दुनिया की सबसे अच्छी झाड़ू थी। इंग्लैंड ट्रांसिल्वेनिया से 390-10 से हारा था। चार्ली ने निराशा से कहा। बड़ा खराब प्रदर्शन था। वेल्स युगांडा से हार गया और स्कॉटलैंड को लग्जमबर्ग ने पछाड़ दिया। पुडिंग, जो घर में बनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी, खाने से पहले मिस्टर वीजली ने मोमबत्तियां जला दी ताकि बगीचे में अंधेरा ना हो। जब तक उन्होंने खाना खत्म किया, पतंगे टेबल के काफ़ी नीचे मंडराने लगे और गर्म हवा घास तथा फूलों की खुशबू से महकने लगी। हैरी का पेट अच्छी तरह भर चुका था। अब वो बहुत सुखी महसूस कर रहा था और उसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं थी। उसे हंसी आ गई जब उसने क्रुकशैंक्स से डरकर भाग रहे बॉनो को गुलाब की झाड़ियों के बीच से जाते हुए देखा। रॉन ने सावधानी से चारों तरफ देखकर तसल्ली कर ली कि परिवार के बाकी लोग बातें करने में व्यस्त हैं। तो उसने हैरी से धीमे स्वर में पूछा, सीरियस की कोई खबर मिली? हरमाइनी ने भी चारों तरफ देखा और सुनने लगी। हाँ, हैरी ने आहिस्ता से कहा, 2 चिट्ठियाँ आई हैं। वो ठीक लग रहा है। मैंने परसों ही उसे चिट्ठी लिखी है। उसका जवाब कभी भी आ सकता है। उसे अचानक ये याद आ गया कि उसने सीरियस को चिट्ठी क्यों लिखी थी, और एक पल के लिए तो वो रॉन और हरमाइनी को बताने की कगार पर ही था कि उसका निशान दोबारा दुखा था। वो उन्हें अपने उस सपने के बारे में भी बताना चाहता था जिसने उसे नींद से जगा दिया था। लेकिन वो दरअसल इस समय इतना सुखी और शांत महसूस कर रहा था कि किसी भी को भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। समय तो देखो, मिसेस वीजली अचानक अपनी कलाई गड़ी की तरफ देखते हुए बोली। तुम सबको अपने अपने बिस्तर पर होना चाहिए। तुम्हें कल वर्ल्ड कप देखने जाना है ना, इसके लिए तुम्हें कल मुंह अंधेरे उठना पड़ेगा। हैरी, तुम अपनी स्कूल की लिस्ट छोड़ जाना। मैं कल छूमंतर गली से सारा सामान ले आऊंगी। मैं बाकी सभी का सामान लेने के लिए वहीं जा रही हूँ। हो सकता है वर्ल्ड कप के बाद इस काम के लिए समय ना बचे। पिछली बार मैच 5 दिन तक चला था। हैरी ने उत्साह से कहा। वाह, काश इस बार भी ऐसा ही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर्सी ने गरिमा से कहा। मैं ये सोच कर ही दहल जाता हूँ कि अगर मैं 5 दिन तक ऑफिस नहीं गया तो मेरी टेबल पर कितनी सारी फाइल्स इकट्ठी हो जाएगी। फ्रेड ने कहा। हाँ, हो सकता है। क्या पता कोई इस बार ड्रैगन का गोबर भेज दे, है ना पर्सी? वो ड्रैगन का गोबर नहीं, नॉर्वे से आया खाद का सैंपल था। पर्सी का चेहरा लाल हो गया। उस पर कुछ पर्सनल नहीं था। पर्सनल ही था, फ्रेड ने टेबल से उठते समय हैरी को फुसफुसा कर बताया। उसे